जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका डुअल नेचर होता है, पार्टिकल और वेव। उसी तरह मैटर का भी डुअल नेचर होता है, पार्टिकल और साथ ही वेव भी। ये सबसे पहले लुईस डी ब्रॉय ने कहा था, लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुँचे उसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं। तो 1905 में कहते थे कि जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। लेकिन मैक्स प्लैंक और एल्बर्ट आइंस्टीन ने आगे चलकर इसे पार्टिकल की फॉर्म में बताया। उनका कहना था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ये एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है और इन पैकेट्स को नाम दिया गया फोटॉन्स। अब सोचना ये था कि अगर ये पार्टिकल की फॉर्म में है तो इससे एसोसिएटेड इनका मोमेंटम होना चाहिए, जो कि प्रूफ किया गया आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कि फोटोन का जो मोमेंटम होता है p वो इक्वल होता है h बाई लैम्डा के, जहाँ की h है प्लैंक कांस्टेंट और लैम्डा है रेडिएशन की वेवलेंथ। ये कैसे प्रूफ किया गया ये हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। ये जो यूनिवर्स है ये दो इंटर रिलेटेड चीज़ों से बना है, एक है एनर्जी और एक है मास। ये रिलेशन हमें आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलता है, जो कि एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जो आप सब जानते होंगे, E=mc², जिसमें कि अगर हम m मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हमें जो एनर्जी मिलेगी वो इक्वल होगी mc² के। यहाँ जैसे कि हम जानते हैं c एक कांस्टेंट है जो कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस पर डी ब्रॉगली का कहना था कि अगर एनर्जी मास इंटरचेंजेबल हैं तो जैसे एनर्जी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो करता है वैसे ही मास को भी पार्टिकल और वेव नेचर शो करना चाहिए, जिसमें कि उनका मेनली कहना ये था कि अगर एनर्जी और मास एक ही चीज़ है तो मास का भी वेव नेचर होना चाहिए, मतलब मास का भी डुअल नेचर होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि अगर मास वेव नेचर शो करेगा तो उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी। तो अब वेवलेंथ क्या होगी इस पर डी ब्रॉगली ने कहा कि हमारे पास मोमेंटम की इक्वेशन पहले से है, जो कि हमने कुछ समय पहले देखी थी, p = h बाई लैम्डा, जिससे हम वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि इक्वल होगा h बाई p के। तो अगर हम पे कोई मास है जो कि मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो उस मास से जो वेव एसोसिएट होगी उसकी वेवलेंथ होगी प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, जहाँ की मोमेंटम इक्वल होगा मास इंटू वेलोसिटी के। डी ब्रॉगली का जो ये सब कहना था कि मास का भी डुअल नेचर होगा, ये सब एक हाइपोथेसिस थी, पर यह सब सुनने में बड़ा ही अजीब और नया था। तो सब ने इनसे सवाल किए कि अगर ऐसा है तो हम सब की भी वेवलेंथ होनी चाहिए। तो डी ब्रॉगली ने कहा बड़े पार्टिकल्स के बहुत ज़्यादा मास होने के कारण उनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, जो कि डिटेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि मास बढ़ने से मोमेंटम बढ़ता है और मोमेंटम बढ़ने के कारण हमारी वेवलेंथ कम होती है, जिससे हम उस वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर पाते। पर अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करें जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो हम इनसे निकलने वाली वेव्स की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर सबसे कम मास वाला पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, जिससे इसका मोमेंटम कम होगा और वेवलेंथ ज़्यादा, जिससे कि हम इसे डिटेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन में एक्सपेरिमेंट किए गए और हमने देखा कि सच में इलेक्ट्रॉन से वेव एसोसिएट हो रही थी। ये एक्सपेरिमेंट डेविएशन और जर्मर द्वारा किया गया था और साथ ही जीपी थॉमसन द्वारा भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो कि जे थॉमसन के बेटे थे। जीपी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन नेचर शो किया और डिफ्रैक्शन होना वेव नेचर होने से ही पॉसिबल था। इन एक्सपेरिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाउंड की गई वो इक्वल थी उस वेवलेंथ के जो कि इस इक्वेशन से हमें मिली थी, जिससे डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस सही प्रूफ हुई। और जैसे कि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है
जिससे हमने और पार्टिकल्स का वेव नेचर भी प्रूफ कर लिया है। यहाँ तक कि हमने बड़े मॉलिक्यूल्स का भी वेव नेचर प्रूफ कर लिया है। डी ब्रॉगली ने इस हाइपोथेसिस के पेपर 1924 में रिलीज़ किए थे और इन्हें 1929 में नोबेल प्राइज़ मिला, क्योंकि इस हाइपोथेसिस से हम इस दुनिया को एक नई तरीके से देखने वाले थे। डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट और जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।